वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद A&M में। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद A&M में। आज हम पढ़ने वाले कुछ खास चीज़ें। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए बोर्ड एग्जामिनेशंस। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले, उनके लिए वीडियो रामबाण होने वाला है। क्योंकि साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हमारे स्कूल्स में या हमारे कोचिंग में। तो मैंने सोचा है कि जो साइंस में जो चैप्टर वाइज जो आपके चैप्टर 1, 2, 3 और आगे भी जो चैप्टर्स हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लेकर हम एक सीरीज़ लेकर आए। तो आज उसी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने लिया है चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1 लिए हमने, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जिस तरह से आज ये चैप्टर हमने 1 लिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी टाइप से आगे के चैप्टर्स में से भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये भी मैंने बहुत एनालिसिस के बाद निकाल कर करवाए हैं मैंने आपको। इनके एग्ज़ाम में आने के 101% चांस है। तो इन क्वेश्चन को आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाए तो इन क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, इनको कर जरूर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आपने करे हैं तो लगभग आपका 90% वर्क कवर हो जाएगा। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस यूनिट से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 7, इसका जो ब्लूप्रिंट है वो इस टाइप से 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का। मतलब ये जो क्वेश्चंस आएंगे जो आपको रिटर्न आएंगे वो आएंगे 5 मार्क्स के। बाकी जो अदर बचे हैं 2, वो आपके मल्टीपल चॉइस में यानी कि ऑब्जेक्टिव में, फिलिप्स में, मैच द कॉलम में आ सकते हैं। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। बाकी आज जो क्वेश्चन 1 आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन 1 एक आएगा 3 मार्क्स का, उसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको वीडियो में करवाए हैं, यदि इसको आपने बहुत अच्छे से कर लिया, इस पर आपने अपने अच्छे से कैचिंग पावर बना ली, अच्छे से पकड़ बना ली है, तो आप एग्ज़ाम में झंडे गाड़ कर आने वाले हो। ठीक है, तो करते हैं आज हम अपने वीडियो की शुरुआत उन क्वेश्चंस के साथ जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 90 to 95% दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इवन यदि इन क्वेश्चंस को और इसके आने वाले जो वीडियो हैं उनमें जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट होने वाला है। उनको यदि आपने पढ़ा है, उनको यदि सोल्व करके आप एग्ज़ाम में गए हो, तो 100% गारंटी के साथ आप जितने परसेंटेज आप बनाना चाहते हो उतने परसेंटेज बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही शो नहीं कर रहा हूँ, उसका जो पर्टिकुलर एक आंसर है कि उसका एक शॉर्ट में क्या आंसर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाऊंगा कि ये चीज़ होती है तो ये क्यों होती है, कैसे होती है। आपको माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि आपको ये लर्न नहीं भी होता है तो भी आप कुछ ना कुछ लिख कर आ सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारी जगह एनिमेशन भी यूज़ किया है आपका और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए। और जो आंसर मैंने इसमें लिखे है यही सेम आंसर आप अपने आंसर शीट में, बोर्ड की आंसर शीट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर एकदम प्योर और क्वालिटी आंसर है। मतलब ना ज़्यादा लेंदी है ना ज़्यादा शॉर्ट है, और पूरी क्वालिटी जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को लेकर एक हमने आंसर बनाया है। तो सेम आंसर आप उसमें कॉपी पेस्ट करके आ सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछा जाता है, और इस तरह से इस टाइप से 2 क्वेश्चन बनते हैं। हम इसको देखते क्या होता है। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो हमें ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस, और उसके हमें एग्जाम्पल देने हैं। गिव एग्जाम्पल टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आप डेफिनेशन लिख के उसका एग्जाम्पल लिख देना। लेकिन आपको यदि कभी कोई केमिकल इक्वेशन दे दो और आपसे बोला इसको बैलेंस करो, तब उसे कैसे करेंगे, तो वो भी आज हम यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका एकदम जो प्योर आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो है
इन अ केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या है, क्या बोला, इन ए केमिकल इक्वेशन की किसी केमिकल इक्वेशन में द नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम होते हैं उनके जो नंबर होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं इज इक्वल ऑन बोथ द साइड राइट एंड लेफ्ट साइड। देखिए देखिए स्टूडेंट, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एक लेफ्ट साइड होता है, मतलब LHS, और एक RHS होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एटम्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात बोली है। क्या बोला है कि इन ए केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स के जो नंबर है, मतलब इधर दो LHS में 2 नंबर एटम के हैं तो इधर भी क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इधर 4 मैग्नीशियम है तो उधर भी इस साइड भी क्या होना चाहिए, 4 मैग्नीशियम होना चाहिए। इधर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आप 3 ऑक्सीजन ले रहे हो और आप यहाँ 4 ले रहे हो तो वो इनबैलेंस हो जाएगी, उसको बैलेंस नहीं बोलेंगे। बैलेंस का मतलब क्या होना, दोनों पलड़े इक्वल होना, बराबर होना, ना तो किसी में ज़्यादा ना कम, है ना। तो क्या है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज इक्वल, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रहेंगे बोथ साइड, दोनों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट एंड लेफ्ट साइड, मतलब दोनों साइड एटम्स इक्वल होने चाहिए, बस यही इसका मोटिव है कहने का। देन इट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। देखिए यहीं से आप बैलेंस इक्वेशन का आप एग्जांपल भी लिख सकते हो इसको, यहाँ से आप ये भी सीख सकते हो कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ कैन वी बैलेंस ए इक्वेशन इफ ए क्वेश्चन केम इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस तरह का आता है कि एक इक्वेशन को बैलेंस करो तो आप कैसे करोगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम का 1 एटम है, देखिए मतलब मैग्नीशियम एक ही है, 1 एटम लिया यहाँ पर, और ऑक्सीजन के कितने एटम लिए हमने, 2 लिए हैं, ठीक है। ये हमारी नंबरिंग बताते हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम है। ये एरो लगाते हैं जब रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। मतलब रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है जिसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है। और यहाँ पर जो बनता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी नई चीज़ बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लो एक रेस में पार्टिसिपेट जो भी लोग करते हैं उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट। और विनर कौन होता है, जो रेस को जीत जाता है, मतलब रेस के फाइनल होने के बाद जो जीत जाता है उसको बोलते हैं विनर। तो ये पार्टिसिपेंट्स हो गए और ये हो गया विनर, ऐसा समझ सकते हो। ये रिएक्टेंट्स एंड इट्स अवर प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1, इसका क्या 1 एटम है, और ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, 2 मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 2 है। तो ये क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, नहीं, ये बिल्कुल भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कंडीशन ये होती है कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी हम कितने मैग्नीशियम लेंगे, 2। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। तो मैग्नीशियम कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए। तो देखिए 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी 2 है और ये देखो 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस इक्वेशन हो गई, क्योंकि दोनों साइड एटम्स की जो नंबरिंग है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ पर भी इक्वल एटम्स है और यहाँ पर भी इक्वल एटम्स है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड वाली इक्वेशन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है। तो देखिए कैल्शियम 1 है और कैल्शियम 1 है, इसको तो बैलेंस करना ही नहीं है अपने को, छोड़ो इसे। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, इसे भी बैलेंस नहीं करना है, इसे भी हटाते हैं। अब देखिए आप, ऑक्सीजन यहाँ भी एक ऑक्सीजन है और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल, 2। और यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन है, 2। मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत अपने को नहीं है, इसको हमें बैलेंस करनी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए एक कैल्शियम 1 और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज आर ऑलरेडी
बैलेंस इक्वेशन। तो इसे बोलते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करें, इसे इग्नोर ना करें, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसी से रिलेटेड है कि जो आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है इस टाइप से, तो द रिलीज ऑफ गैस, वो क्या करती है, गैस रिलीज करती है ना, उसमें से गैस निकलती है, गैस रिलीज हो सकती है। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज कर सकती है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, वो सॉलिड स्टेट में है, जो एलिमेंट, जो आपका रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट में है, तो आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद वो गैस बन सकता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। द चेंज इन कलर, ये अपना कलर भी चेंज कर सकती है, रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज हो सकता है। तो ये तीन वो चीज़ें मेजर है जो एक रिएक्शन में हो सकती हैं, या तो वो गैस रिलीज करती हैं, या वो स्टेट चेंज कर लेती हैं, या फिर वो कलर भी चेंज कर लेती है। ओके, तो ये भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या न्यूमेरिकल में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, एमसीक्यूज में आ सकता है इस टाइप का एक क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। या तो सिंपली एक्सोथर्मिक पूछ लेगा, या एंडोथर्मिक पूछ लेगा, और एग्जाम्पल भी पूछ लेगा, या दोनों भी पूछ सकता है, ठीक है। या डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें आंसर यही करना है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो हम देखते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज्ड होती है, मतलब हीट निकलती है या एनर्जी के फॉर्म में कुछ भी निकलता है, ठीक है, हीट रिलीज्ड होती है, रिलीज मतलब छोड़ना, निकलना, हीट निकलती है। अलोन विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट तो सेम रहता है लेकिन उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बर्निंग ऑफ वुड, जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है, और हीट जनरेट होती है, एनर्जी निकलती है। तो इस तरह की कोई भी रिएक्शन को हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक। ये हमारा डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो कैंडल को जब हम जलाते हैं तो उसमें से भी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है। तो वो ये दोनों एक हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो गए कि बर्निंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज द एग्जाम्पल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट निकलती हो, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोन विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, अब तक की सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये। इसको आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हो और अच्छे नंबर पा सकते हो, ठीक है। अब इसका एक इक्वेशन देख लेते हैं इसी तरह की। कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें से भी हीट निकलती है, और ये भी हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे CH4O2, जब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेगा एंड हीट निकलेगी, ठीक है। ये क्या होगी, रिलीज्ड होगी, हीट रिलीज्ड होगी। ऊपर एरो ये शो करता है कि हीट निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो हम देखने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अब आपको यदि इसका PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मैं इसका PDF बना के आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन, कि जो सोडियम होता है, ओके, सोडियम, अब सोडियम क्या होता है, आपको एक मैं पिक्चर शो करता हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो बोतल के अंदर जो रखा हुआ है ये सोडियम है, और ये जो बोतल में है ये है केरोसिन।
केरोसिन में हमने सोडियम क्यों रखा है। और एक एक मैं आपको इमेज और दिखाता हूँ। इस इमेज में देखिए 3 बोतल दिख रही है आपको। इसमें क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, लिथियम, ये तीनों चीज़ें केरोसिन में रखी जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वही आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखिए बच्चों, वापस वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन, कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखना पड़ता है, बाहर क्यों नहीं रख सकते हम आसानी से, जैसे दूसरी चीज़ें बाहर रख सकते हैं ओपन में, उसी तरह सोडियम को क्यों नहीं रख सकते, सोडियम को इतना डूबा कर क्यों रखना पड़ता है, है ना, उसको डूबना ज़्यादा पसंद है इसलिए, शायद ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे एक दूसरा रीज़न है, क्या है देखिए, सोडियम Na इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम पहले तो एक मेटल है, बहुत सॉफ्ट मेटल है, सबसे सॉफ्ट मेटल होती है सोडियम। सोडियम एक ऐसी मेटल जिससे आप चाकू से काट सकते हो, बाकी चाकू से किसी मेटल को हम काट नहीं सकते, लेकिन सोडियम को हम काट सकते हैं। तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये। वेन केप्ट इन द ओपन, जब हम इसे ओपन में रखते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये क्या करती है, ओपन, यदि हम ओपन में रखेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ये उससे रिएक्ट कर लेगी। रिएक्ट क्यों करेगी, क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अब यदि कोई चीज़ हाईली रिएक्टिव है तो वो तो रिएक्ट तो करेगी। यदि आप इसको ऑक्सीजन में लेकर जाओगे, एटमॉस्फेयर में बाहर घुमाने लेकर जाओगे, तो ये ऑक्सीजन से मिलेगी और रिएक्ट करना चालू करेगी एंड जनरेट फायर, और आग पकड़ लेगी। मतलब यदि आप इसको ऑक्सीजन में निकालने की गलती करते हो तो ये जलने लगेगी, है ना, आग पकड़ने लगेगी। यदि इसको आप पानी में डालते तो विस्फोट करेगी। सो इट इज़ केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा भाई इसको कहाँ रखे, ना तो इसको हम लेकर बाहर घूम सकते हैं, ना पानी में रख सकते हैं, तो इसको रखे कहाँ, तो केरोसिन में के अंदर क्या होता है, अब वाटर के अंदर क्यों, वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये विस्फोट करेगी, लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन तो नहीं होती है। तो वहाँ पर जब हम इसको इमर्ज करके रखते हैं तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाती है और वहाँ पर ये सेफ रहती है। तो इसीलिए सोडियम को इमर्ज करके रखा जाता है केरोसिन में, ताकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और जब हम उसको एटमॉस्फेयर में लेकर आते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और फायर होने लगती है, जनरेट करती है ना, आग लग जाती है उसमें। सो इसी के कारण हम इसको इमर्ज करके रखते हैं केरोसिन में। तो ये शॉर्ट आंसर, आप उसका आसानी से इतना सा आंसर लिख सकते हो और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे इस आंसर को लिखने के बाद, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जब एक मैग्नीशियम रिबन होती है, पहले तो आप देख लीजिए मैग्नीशियम रिबन होती क्या और ये कैसे बर्न होती है। तो अभी आपको एक एनिमेशन शो करता हूँ मैं, इस एनिमेशन को देखिए और समझिए कि ऐसा क्यों होता है, फिर हम देखते हैं इसका आंसर। सो स्टूडेंट आपने भी देखा है वीडियो एनिमेशन का। इसमें जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाया जा रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो वो क्या है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है। तो देखिए मैं क्लीन मैग्नीशियम रिबन भी आपको शो करता हूँ। इस तरह की ये क्लीन रिबन होती है, इसे हमें क्लीन करना पड़ता है जलाने से पहले। इसके पीछे का रीज़न भी कुछ खास है। देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट्स अपर सरफेस डस्ट पार्टिकल्स, so that magnesium surface come in direct contact with the air. Its outer surface react with the oxygen to form a layer of magnesium oxide. क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पेन है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये एक मैग्नीशियम रिबन है। अब इसको यदि हम क्लीन नहीं करेंगे तो ये उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगी एयर के साथ जितने अच्छे से क्लीन करने के बाद। क्यों, क्योंकि जो क्लीन नहीं रहेगी, जो अनक्लीन रहेगी, उस पर डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे। डस्ट पार्टिकल रहने के कारण उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, और यदि लेयर बन जाएगी तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करते हैं ताकि ऊपर से उसके सारे डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाएं और एकदम वो क्लीन हो जाए। तो उसका जो आउटर एरिया है उसका ऊपर का जो, वो हवा के साथ ऑक्सीजन में अच्छे से रिएक्ट करेगा और वो बहुत अच्छे से जलेगी। तो यही इसका आंसर लिखा है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन किया जाता है, बिकॉज क्योंकि इट्स अपर सरफेस, जो इसका अपर सरफेस है, जैसे ये अपर सरफेस है, डस्ट पार्टिकल्स, इसके ऊपर क्या होता है, धूल मिट्टी जम जाती है और बहुत सारी चीज़ों को लेयर बन जाती है ना।
सो दैट मैग्नीशियम सरफेस कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। जब हम ये डस्ट पार्टिकल, धूल, मिट्टी हटा देते हैं तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है एयर के, मतलब एयर से डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट करने लगता है ना। इट्स आउटर सरफेस रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन, और इसका जो ऊपर का जो सरफेस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर की धूल मिट्टी तो हटा दी तो अब वो रिएक्ट करने लगेगा। फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब ये जलता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी, सेम रिएक्शन मैंने वापस लिखी है। जब मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम देखने वाले चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे कहने से इम्पोर्टेंट नहीं बने हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने 3, 4, 5 पेपर को, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 2016 से लेकर 2022 तक या 2021 तक जो भी पेपर हुए हैं, उनका एनालिसिस करने के बाद या एक दो जो मार्केट में सोल्ड पेपर के जो क्वेश्चन बैंक्स आई है, उन अलग अलग कंपनी की क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करने का अभी एक तरह की क्वेश्चन बैंक तो मेरे पास रखी हुई है शायद, जैसे ये है एक जीपीएच की है, और भी कुछ कंपनी है अरिहंत। इनको एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ 5 क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए जो एग्ज़ाम में आने के, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप कोई ना क्वेश्चन जो भी करो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन को छोड़कर मत जाना, इनको पहले प्रायोरिटी देना कि इनको हम पहले करेंगे, बाकी जो अदर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चन करने के बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया, तो इसको लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट वीडियो में और आप बेहतर क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।